नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने वाली है। आज आए नतीजों में बीजेपी ने लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को हरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक माणिक साह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगरतला में बीजेपी दफ्तर में माणिक साह का जोरदार स्वागत आज किया गया। तो बीजेपी गठबंधन ने अच्छे खासे सीटों पर वहां पर कब्जा, अभी जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें बनाया हुआ है। 34 प्लस सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन पिछड़ गया है। हालांकि राजा साहब की पार्टी जो है वो तीसरे स्थान पर है, डबल डिजिट में उसका आंकड़ा है। और खबर बड़ी निकल कर ये आ रही है कि माणिक साह ही मुख्यमंत्री त्रिपुरा के बने रहेंगे। तो त्रिपुरा में माणिक साह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं के चेहरे पर त्रिपुरा का चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी इस चुनाव में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता जो हैं वो एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे थे। और सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, जितनी नॉर्थ ईस्ट की तीनों स्टेट जहां पर ये चुनाव होना था, लगातार एक जबरदस्त चुनाव प्रचार, एक जबरदस्त रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी। और ऐसा लग रहा है कि इन तीनों ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। त्रिपुरा में माणिक साह ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नागालैंड में भी जबरदस्त जीत बीजेपी ने दर्ज की है। और त्रिपुरा का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन जो है वो 33 सीटों के साथ 31 पर जादुई आंकड़ा छूना होता है। 33 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। तो अब जरूरत भी नहीं है राजा साहब की पार्टी की, यानी आदिवासियों की जो पार्टी है उसकी जरूरत भी नहीं दिख रही है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 36 सीटों पर बढ़त मिली है। तो लेफ्ट जो है वो 14 पर और टीएमपी जो है वो 13 पर। हालांकि टीएमपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मेघालय के आंकड़े की बात करें 59 सीटों की, तो बीजेपी को 3 सीटें मिली है, एनपीपी को 25 है। यानी कि अगर इस बार फिर मेघालय में बीजेपी को सरकार बनानी है तो एनपीपी का साथ लेना होगा। एनपीपी की 25 सीटें हैं, 3 बीजेपी के पास हैं। और त्रिपुरा की हम बात करें तो 33 सीटों के साथ बढ़त बनी हुई है। त्रिपुरा में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट का भी 2 सीटों का नुकसान है। और ये जो नुकसान है दोनों ही दलों का, वो टीएमपी को फायदे के रूप में मिला है। 13 सीटें टीएमपी की है। ये त्रिपुरा का हम आपको नीचे आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, त्रिपुरा में जो माणिक साह है वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है बीजेपी मुख्यालय पे। जी बिल्कुल, अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार त्रिपुरा में बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और बड़ी जीत के पीछे माना जा रहा है संगठन और जो फेस है माणिक साह, उनकी भी अहम भूमिका है। क्योंकि उनका जो साफ सुथरा चेहरा है, उनकी साफ सुथरी जो छवि है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। इसलिए जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी फिलहाल त्रिपुरा में किसी प्रकार के चेंज करने से बच रही है। वो सूचना हमारी यही है कि माणिक साह को भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करने वाली है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे माणिक साह का जोरदार स्वागत किया गया, गुलाल भी उनको लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। माणिक साह के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव हुआ था त्रिपुरा का। और एक बार अच्छी जीत, क्योंकि बीजेपी गठबंधन ने माणिक साह के नेतृत्व में यहाँ पर दर्ज की है, तो माणिक साह ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फेक वीडियो पर जमकर राजनीतिक फसाद हुआ है। बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्यों की पुलिस ने साफ साफ कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सच नहीं है। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय मजदूरों की पिटाई की कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो भ्रामक है और अफवाह है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में नेताओं ने इन तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही हंगामा खड़ा कर दिया है। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में आज जमकर प्रदर्शन किया और सदन का वॉकआउट तक किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस खबर पर ट्वीट कर कहा कि उन्हें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है। हालांकि जो तमिलनाडु पुलिस है वो इनकार कर रही है, बिहार पुलिस भी ऐसी किसी घटना से इनकार कर रही है। लेकिन विधायकों के बीच में, नेताओं के बीच में एक अलग ही विवाद और जंग खड़ी हो गई है। बिहार की मजदूरों की पिटाई का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको फेक वीडियो बताया जा रहा है। तमिलनाडु और बिहार पुलिस का बयान भी सामने आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा में आज कोई कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष ने वहां पर वॉकआउट किया। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो भ्रामक और अफवाह है। पुलिस साफ साफ कह रही है हिंदी भाषी जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है।
तमिलनाडु के डीजीपी का कहना है कि बिहार मजदूरों की पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुन लीजिए आप। 2 videos are posted in that, and both are false videos. Here people are living very peacefully. Law and order is maintained very well and strictly in the state of Tamil Nadu. All the people are living in harmony. डीजीपी शैलेंद्र बाबू को हमने सुनवाया आपको, और उनका यही कहना है कि जो वीडियो है ये पूरी तरह से फेक है, और जो उत्तर भारत के जो मजदूर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पूरे मसले को लेकर आज ट्वीट किया। वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे मजदूरों, बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है, ऐसा नीतीश कुमार लिख रहे हैं अखबारों के जरिए। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को, आगे वो लिखते हैं, तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये नीतीश कुमार का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अखबार के जरिए उनको इस जानकारी का पता चला। हालांकि जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है ये पूरी तरीके से फेक है। लेकिन नेता जो है बिहार के वो आमने सामने आ गए इस पूरे मुद्दे को लेकर। बीजेपी के नेताओं ने आज वॉकआउट किया, जमकर नारेबाजी की, और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है बिना उसका फैक्ट चेक किए हुए। ये नेता जो ये आमने सामने आ जाते हैं। विधानसभा जिसके चलने में हजारों लाखों का खर्चा होता है एक दिन का, उसको चलने नहीं दिया गया। बीजेपी वॉकआउट कर गई वहां पे। नीतीश कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं। एक बार भी किसी ने ये जहमत नहीं उठाई, कष्ट नहीं किया कि एक बार तमिलनाडु पुलिस से बात कर लेते। वो तो जब तमिलनाडु पुलिस की तरफ से ये सामने आया कि भाई ये जो पूरा वीडियो है ये फेक है, उसके बाद कुछ लोगों की बात समझ में आई। शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर। शशांक, इस समय का अपडेट क्या है? ये विधानसभा की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि आज सदन चल नहीं पाया, बीजेपी वॉकआउट कर गई, और तो और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर दिया और इस पूरे विवाद को हवा दे दी। जी देखिए, वीडियो की क्या सच्चाई है इसकी पुष्टि किए बिना बीजेपी लगातार आज सदन में हंगामा कर रही थी। बीजेपी इतना हंगामा इसलिए करती क्योंकि तेजस्वी यादव कल तमिलनाडु गए तो वहां के मुख्यमंत्री के बर्थडे पार्टी में शामिल होने। तो बीजेपी का कहना था कि 15 से बीजेपी ने आरोप लगाया कि करीब 1 दर्जन बिहारी मजदूरों की जो है हत्या कर दी गई, और तेजस्वी वहाँ थे, वो पीड़ितों से मिलने नहीं गए, ना सरकार से मांग की कि इन लोग को बचाइए। बीजेपी इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। नीतीश कुमार ने भी विभिन्न टेलीविजन पर देखा कि इस तरह की घटना, तो उन्होंने बिहार के जो डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि आप तमिलनाडु के डीजीपी से बात कीजिए। तो नीतीश के कहने पे बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बात की। तो तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है ये फेक है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो जो बिहारी मजदूर हैं उसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं और सभी सुरक्षित हैं। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये वीडियो एक जो है वो कोयम्बतूर का है, जहां पे स्थानीय लोग एक लोकल मुद्दे पे उलझ गए थे आपस में, एक वीडियो उसका है। और दूसरा बताया जा रहा है कि एक त्रिपुरा जगह है तमिलनाडु में, दूसरा वीडियो वहां का है, जब ये जनवरी का बताया जा रहा वीडियो, जब बिहार और जो यहाँ के मजदूर हैं झारखंड के, वो आपस में उलझ गए थे एक मुद्दे को लेकर। तो ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और इसी के बाद जो है बिहार पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर पूरे मामले पे जो है बात रखी गई है। जी शशांक, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि देखिए आज तो सदन नहीं चल पाया, लेकिन अब क्या ये जो जुबानी जंग नेताओं के बीच चल रही है वो कुछ थमी है? उन्हें समझ में आया है कि ये फेक वीडियो है, जबरदस्ती इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। आज पूरा दिन जो है सदन का इसी में खत्म हो गया। कई बार सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। हो सके एक चीज़ हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि वहाँ पे बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है, लेकिन इसको छिपाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है महागठबंधन सरकार है और वहाँ पे जो है डीएमके की सरकार है। सो बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए मामले को छुपाया जा रहा है। तो हो सकता है बीजेपी इस मामले पे आप बने रहिए हमारे साथ। चित्रंजन गगन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं। चित्रंजन गगन जी, आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि इस वीडियो की सत्यता को आप जांचते, और नीतीश कुमार ने एक ट्वीट भी कर दिया, बीजेपी तो बीजेपी, आप भी वैसे ही। नहीं, देख लीजिए, नीतीश जी ने ट्वीट किया है, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि अखबारों के माध्यम से, अखबार के आज के अखबारों में फर्स्ट पेज पर छपा है, एक अखबार ने इसको बैनर नहीं बनाया है,
और उस नीतीश जी ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि अखबार में जो छपी खबर है उसको देखकर मुझे जानकारी हुई है और मैंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच करने का और वहाँ के पदाधिकारियों से बात करने का आदेश दिया है। तो सवाल यही है कि जैसे जब अखबार में खबर आई और उसके बाद भाजपा के लोग इसको जो है सो इस फेक वीडियो पर राजनीति करने लगे, तो एक मुख्यमंत्री को जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होनी चाहिए, आदरणीय नीतीश जी ने उसका निर्वहन करते हुए अपने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ये इसकी पड़ताल करने का निर्देश दिया और पड़ताल में यह बात सामने आई कि यह फेक न्यूज है और भाजपा की यह जो है सो हरकत इतनी घिनौनी है कि भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद में जो आज उसने हंगामा किया, इतना जो सो समय बर्बाद किया, सार्वजनिक रूप से भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा का यह चरित्र रहा है फेक खबर फैलाकर, फेक वीडियो फैलाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत और भ्रामक, लेकिन ट्वीट तो आपके द्वारा भी कर दिया गया ना। अगर आप मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में ये बता देते, देखिए इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कार्यवाही वो तो जरूरत थी नहीं भाई। डीजीपी को फोन किया, डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बात किया, फोन पे पता चला तो एक ट्वीट कर दिया जाता मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई ये वीडियो फेक है। ऐसा आपने कुछ किया नहीं। आप ये तो बता रहे हैं कि आप आगे क्या कर रहे हैं। नहीं, जो स्थिति बना दी गई उसमें यह आवश्यकता महसूस किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि वह जो है स्थिति स्पष्ट करे कि जानकारी मिलने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया। सवाल यह है कि जैसा कि शशांक जी ने कहा, सही बात वही है कि कल चेन्नई में वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, जिसमें आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहाँ पर भाग लेने गए और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो गैर भाजपा दल के नेता हैं वे वहाँ गए। तो इससे मजदूरों की पिटाई का क्या संबंध है, क्या लेना देना है? मजदूरों का नहीं, भाजपा की बेचैनी इससे सामने आती है। भाजपा जो है सो बेचैन हो गई इससे। हाँ। जो है सो देखिए कि आप जो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो भी भाजपा के द्वारा प्लांट कर दिया गया? भाई एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछेगा। भाजपा ऐसे हरकत करती रही है और यह भाजपा का चाल है, चरित्र है, चेहरा है भाजपा का, भाजपा के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, मैं शशांक का रुख करना चाहूंगी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, आप सुन रहे हैं चितरंजन गगन जी को, ये पूरा वीडियो फेक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद ये हंगामा बहुत बढ़ गया, तो ये कैसे मामला पूरा शांत हुआ? कैसे बीजेपी के विधायकों को समझाया गया? फिर देखिए, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है तो उन्होंने लिखा था कि मैंने समाचार पत्रों में ये देखा है, उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आदेश दिया। तो मुख्यमंत्री टीवी देख के ट्वीट किए हैं और बात करने को कहें अधिकारियों को। लेकिन बीजेपी जो है, जब से बिहार पुलिस का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसकी तमिलनाडु पुलिस से बात हुई है, तो बिहार पुलिस ने जो बातें कही हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ऐसा तमिलनाडु पुलिस का दावा है, ये वीडियो जो है फर्जी है। उसके बाद से बीजेपी अभी चुप है। बीजेपी अपनी आगे की स्ट्रेटजी तय कर रही है कि वो इस मुद्दे पे क्या लाइन रखेगी। संजय टाइगर है, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, पूरा एक दिन सदन का आप लोगों ने चलने नहीं दिया। आप जानते हैं कि टैक्स पेयर्स का कितना पैसा लगता है, लाखों हजारों रुपए लगता है एक दिन की सदन की कार्यवाही पर, और आप लोगों ने एक वीडियो, उसकी सत्यता को नहीं जांचा और इतना हो हल्ला, इतना हो हंगामा खड़ा कर दिया। संजय जी। जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, फिर से जरा सवाल दोहराइएगा। हाँ, मैं सवाल दोहरा रही हूँ, आप अपने फोन में व्यस्त रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक वीडियो की सत्यता नहीं जांची और आपने पूरा का पूरा एक दिन विधानसभा का चलने नहीं दिया। लाखों हजारों रुपए लगता है टैक्स पेयर्स का, तब आप लोगों का एक दिन विधानसभा का चलता है। तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा गया पानी लेने, पानी में गया, और आपने उस वीडियो की सत्यता भी नहीं जांची और इतना हो हल्ला, इतना हो हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक विपक्ष की भूमिका, एक सतर्क विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रही है। तो जनहित के मुद्दों को क्या सदन में हम नहीं उठाएंगे? जनहित के सवाल को लेकर के, बिहार के सवाल को लेकर अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो फिर सदन काहे के लिए, किसके लिए है? सवाल है कि सरकार को तो जवाब देना होगा।
पर संजय जी ये तो जो सवाल खड़ा सदन में होगा, चर्चा कहाँ, आप लोग तो वॉकआउट कर गए ना। पहले एक बार उस वीडियो की सत्यता जांच लेते, मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते। खुद तमिलनाडु के आप इस पद पर, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप तो खुद तमिलनाडु में कई नेताओं के संपर्क में होंगे, पुलिस वालों के संपर्क में होंगे। इस तरीके का हो हल्ला, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का? नहीं, ये सरकार जो है विपक्ष के सवालों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी विषय पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सार्थक बहस नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या उपाय है? आप विपक्ष को आवाज को संख्या बल पर दबाएंगे तो या तो फिर हम सदन से बाहर जाएं या फिर सदन के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, फिर उसके लिए हमें ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। तो बिहार में एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, चितरंजन जी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। जवाब दीजिए संजय टाइगर जी का। आप कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है तो विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वो सदन से वॉकआउट करे। नहीं, सवाल है कि फेक न्यूज पर या सदन का समय बर्बाद करें, फेक न्यूज पर या डिबेट कराने की मांग करें, फेक न्यूज पर जो है सो गलत दोषारोपण करें तो यह कहेंगे या विपक्ष अरे का कोई काम है, मिलाकर विपक्ष ना, का आप काम है नेताओं ने टैक्स पेयर्स के जो पैसे का नुकसान किया है उसके लिए माफी मांगी है बिहार के टैक्स पेयर्स से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक फेक वीडियो पर इस तरीके का हो हल्ला, इस तरीके का हो हंगामा शोभा नहीं देता है। आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस समय मिल रही है। इस बाहुबली अतीक अहमद के एक गुर्गे की अवैध संपत्ति पर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अतीक के गुर्गे सफदर अली के घर को गिराना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के धूमनगंज के चकिया इलाके में यह अवैध संपत्ति मौजूद है। सफदर अली बाहुबली अतीक अहमद के हथियारों का सप्लायर बताया जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर पहुंचा यहां पर भी। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे यहां पर मौजूद है। अजय दुबे, तस्वीरें भी दिखाइए और अपडेट भी दीजिए इस खबर पर। जी बिल्कुल, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ शोभना, अभी लगभग 6 घंटे पहले इस जगह पर एक इमारत थी, 2 मंजिला ये इमारत, और अब देखिए इमारत अपने पीछे जब बुलडोजर आया है, कार्रवाई की है तो जमींदोज करके पूरा मलबा छोड़कर गया है। देखिए ये 2 मंजिला एक इमारत थी और जेसीबी यहाँ पर पहले 3 लगती हैं, रास्ते को खोलती हैं, शुरुआत में जो एंट्री का गेट था उसे तोड़ती है और फिर एक भीमकाय मशीन आती है जेसीबी की जो एक नीचे से शुरुआत करती है और 2 घंटे के अंदर इस पूरे हिस्से को जमींदोज कर देती है। 6 घंटे पहले यहाँ पर एक 2 मंजिला इमारत थी, एक घर था। 6 घंटे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो जो खुद मकान के मालिक थे उनको भी अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभी कोई आया है और कागज दिखा के गया है कि कुछ देर में यहाँ पर एलडीए आकर कार्रवाई करने जा रही है, इस पूरे घर को गिराया जाएगा। वो भी बेहद परेशान दिखाई दिए। बताया जैसा उन्होंने अपनी तरफ से कि उनकी असलहे का दुकान है, तमाम दूसरी बातें बताई, बिजली का मीटर भी बताया अपने घर के नाम पर है। घर की स्थिति क्या है एक बार फिर से शोभना देखिए। घर के अंदर जो सामान होता है काफी कुछ परिवार ने निकाला, फिर जो यहाँ पर मजदूर लगे उन्होंने भी निकाला, लेकिन अपने पीछे देखिए कितना कुछ सामान छोड़ के गए हैं। जो बर्तन घरों में खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी की टंकी, ऊपर की तरफ अटैची, सूटकेस, लोहे के काफी सारे बर्तन, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान जो कुछ कबाड़ हो चुका है वो पीछे रखा है सामने। सफदर अली के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज है? और जब इस तरीके की कार्रवाई बुलडोजर की गई है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा तो क्या आधार दिया गया है? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन है? नोटिस देने का भी तो एक टाइम होता होगा सुबह ना? भी हमने सफदर से सुबह भी हमने इस बारे में पूछताछ की थी कि क्या जब से उमेश पाल का हत्याकांड हुआ है आपसे एसटीएफ ने पूछताछ की, पुलिस ने पूछताछ की? उन्होंने कहा पूछा भी नहीं है, अब तक तो कोई बातचीत भी नहीं की गई है। लेकिन ये घर तोड़ने के पीछे जो उन्होंने बताया कारण यहाँ के नगर निगम की तरफ से जो उन्हें दिया गया है, यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से जो दिया गया है वो है नक्शे को लेकर, नक्शा पास ना होना, नक्शे में गड़बड़ियां होना, इन बातों को ग्राउंड बनाकर उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई कि इस इमारत को जो यहाँ पे घर था उसे तोड़ने की बात कही गई। और सुबह फिर सामान लेकर धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, फिर 10-12 मजदूर और लगे, उन्होंने भी सामान निकाला और उसके बाद पूरा जमींदोज हो चुका ये मलबा आपको दिख रहा है अपने पीछे। जैसे भी ये मंजर छोड़ के गई है, जो गोलीकांड हुआ उसके बाद दहशत की तस्वीरें प्रयागराज के लोगों के मन में थी। बिल्कुल दहशत की तस्वीरें प्रयागराज के लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से ये जो मकानों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, नक्शे का पालन नहीं हुआ ये कहा जा रहा है। क्या आसपास के जो घर हैं उनमें नक्शों का पालन हुआ है? ये भी यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। महज 3 दिन पहले हमने आपको पाकिस्तानी नागरिक का एक बयान दिखाया था जिसमें वो कह रहा था कि शहबाज शरीफ सरकार ने मुल्क का ये हाल कर दिया है कि यहां रहने वाली 22 करोड़ की आबादी एटम बॉम्ब बन चुकी है
और हालात इतने भयावह हैं कि ये बम कभी भी फटना शुरू कर सकते हैं। और हाल देखिए, 48 घंटे पहले जिस बात की आशंका जताई थी उसे सच साबित करने वाली तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं। हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। आप इंडिया के टुकड़े में पड़े, मैं आपको इतना बता दूं, इस मुल्क के अंदर जितनी इन्फ्लेशन, कसम खुदा की जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, चाहिए इनको कि डूब मरे ही है। गरीब आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल हुआ है। अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो। इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। पाकिस्तान के कराची से आई तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि क्या मुल्क की आबादी का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने लगा है। सड़क पर उठता ये शोर पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। इन तस्वीरों में सरकार के खिलाफ क्रोध का धुआं है। इन तस्वीरों में गलत फैसलों की कीमत चुकाने वाली जनता की कराह है और पाकिस्तान के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया है। सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की पहली गवाही। अब राज करेगा। नारे भुट्टो। ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर है कलीलो का। इसने हम लोग तो लग के आदमियों पर फायर किया, गोलियां बरसाया इन लोगों ने। पीपल्स पार्टी के इस लोगों ने गोलियां बरसाया। चला रहा। तस्वीरें पाकिस्तान के शहर कराची से आई हैं, जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पार्टी ऑफिस में भीड़ ने हल्ला बोल दिया। तस्वीरों में दीवार पर बिलावल का पोस्टर मौजूद है, जिसमें वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत वो है जो दिखाई दे रही है। महंगाई से रोज मरती जनता दफ्तर में मौजूद कुर्सियों का कचूमड़ निकाल रही है। बैठने का लायक नहीं। भीड़ में मौजूद एक शख्स के सिर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। शर्म करो। तस्वीरों के अगले हिस्से में बिलावल भुट्टो के दफ्तर के बाहर का दृश्य दिखता है, जहां भीड़ का भारी हुजूम मौजूद होता है। इन तस्वीरों में भीड़ ये कहते हुए सुनाई देती है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों ने भीड़ पर फायरिंग की, जिसके बाद जनता भड़की और तोड़फोड़ शुरू हो गई। चला रहा।
फायर किए हम गरीबों पर। हम अपने मसला लेकर आए थे, पानी का, बिजली का और गैस का। हम पर फायर किया गया इन लोगों ने, कलीलोत के कुछ गोंडों ने फायर किया हम पर। तस्वीरें देखकर हैरानी तब होती है जब वाकई एक शख्स के हाथ में पिस्टल दिखाई देती है। पाकिस्तान की जनता बिजली, पानी, गैस की किल्लत से परेशान होकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि भीड़ हिंसक हो गई। पाकिस्तान में गृहयुद्ध की दूसरी गवाही। पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात की गवाही देने वाली दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ है, भीड़ हाथ में लाठी लेकर गाड़ियों का रास्ता रोके खड़ी है। ये तस्वीर भी पाकिस्तान के कराची शहर की बताई जा रही है, जहां पाकिस्तान की तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल है। ये त्रावणी चौक माशाल्लाह बंद हो गया है, क्योंकि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग है इस टाइम। सुना आपने, अवाम गुर्बत से तंग आ चुकी है, इसलिए भीड़ प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं, जहां पूरे चौक को ही जाम कर दिया गया है। चक्का जाम करने वाली भीड़ कोई और नहीं बल्कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की है, जो बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन कर रही है। करती है ये गुंडे हैं, राजा ये गुंडे हैं। मैं उस्मान अख्तर कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मुझे इन्होंने मारा है, मेरी आप हालत देख लें, और अब मुझे बख्तरबंद गाड़ी में बिठा के थाने लेके जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई आवाज़ उठा सकता है, कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो मैं सेक्रेटेरिएट थाने के अंदर। पाकिस्तान में गृहयुद्ध की चौथी गवाही। पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात की गवाही देने वाली तस्वीरों के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तस्वीरें इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। विरोध की आवाज पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठी थी, तो मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई। इस तरीके से पीएचडी स्कॉलर्स को और एमफिल स्कॉलर्स को बेइज्जत किया जा रहा है और गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी जिसको हम पैसे देते हैं, जिसके लिए हम रिसर्च करते हैं, जिस पाकिस्तान के लिए हम रिसर्च करते हैं, वो ना यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है, ना वो हमें सेफ जगह पे पहुँचा रही, ठीक है। इस घटनाक्रम पर ट्विटर पे आए रिएक्शन में लिखा गया, ये पाकिस्तान है जहां पीएचडी और एमफिल स्कॉलर्स को पुलिस बेरहमी से पीट रही है और उन्हें जबरन हॉस्टल से निकाला जा रहा है। महंगे लैपटॉप, गैजेट्स और सामान को बर्बाद कर दिया गया है। कहानी यह है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की हाँ में हाँ मिलाओ वरना डंडे खाओ। ये तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं कि पाकिस्तान गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों बन गए हैं, ये भी समझना जरूरी है। आप कहेंगे कि वहाँ के आर्थिक हालात बेकाबू हैं, अर्थव्यवस्था औदे मुंह गिरी हुई है, सब बातें सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के लिए हर बीतता दिन कयामत जैसा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब देखिए। पिछले महीने पाकिस्तान में महंगाई 27.6% थी, जो एक महीने में उछलकर 31.55% पर जा पहुंची है। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर 45.1% है, जबकि ट्रांसपोर्ट महंगाई 50% को भी क्रॉस कर चुकी है। सरकार की कीमत है वो तो 180 रुपए है और 10 रुपए ज़्यादा से 190 भी शहर में बिक रहा है, तो अब ये 30 रुपए जो इजाफा होने वाला है, सरासर ज्यादती है। गरीब आदमी का दूध से लेके सारी खाने पीने की चीज़ें खरीदने पे जीना बिल्कुल मुश्किल हुआ है। कभी भी नहीं हुआ इतने अरसे के अंदर कि
सरकारी कीमत पे और उसके ऊपर दूध एक साथ कीमत पे बिका हो। कमिश्नर साहब जो फैसला करेंगे फिर उसके बाद ही इतला आएगी। हर चीज़ है, तनख्वाहें हैं, उसके अलावा सारा कोई सिस्टम है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है, हर चीज़ तो महंगी होगी। पाकिस्तान में महंगाई 1965 के स्तर पर पहुंच गई है और याद रखिएगा 1965 वो साल था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। मतलब 57 साल पहले जिस तरह युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान का पसीना निकल गया, वैसे ही हालात में पाकिस्तान 57 साल बाद आकर खड़ा हो गया है। एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। 2 दिन का स्टॉक तो बचा है। 2 दिन मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और पाकिस्तान में कालाबाजारी आसमान छू रही है। दवाई से लेकर आटा तक सब कुछ ब्लैक में मिल रहा है। कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम ये जो दवाएं हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब आवाम, टैक्स गरीब आवाम भरती है, मरती गरीब आवाम है। लाइन में खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि आपने कार्ड दिखाया तो कितने आटे के थैले की इजाज़त है? असगर मैं इस वक्त कार्ड लेके यहाँ पर लाइन में लगा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आटा लेने के लिए आया हूँ। अगर एक आम शहरी आता है तो उसको आटा देने के लिए 2 थैले इस शनाख्ती कार्ड पे एंट्री के बाद जो है 2 थैले मिलेंगे। यहाँ से सस्ता आटा जो है एक गरीब के लिए रिलीफ का आटा जो है वो लेके महंगा बेचने के लिए स्टॉक किया जा रहा है। जो इस्लामाबाद की मार्केट में आटा ब्लैक में जो फरोख्त हो रहा है उसके खिलाफ ऑपरेशन और जिला इंतजामिया के नुमाइंदों को जो है वो कंप्लेन की थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मुल्क के निवासी हैं जहां बीमार होने पर दवाई नहीं मिलती, बच्चे को दूध नहीं मिलता, भूख लगने पर खाना नहीं मिलता और अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ तो मुल्क को चलाने वाले लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की नीयत साफ होती और देश को चलाने वाले लोग ईमानदार होते तो मुल्क की यह हालत इतनी खराब नहीं होती। लेकिन अब तो पाकिस्तान की आवाम खुद को बदनसीब मानती है कि वो इस मुल्क के निवासी हैं। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, LCs हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो है वो स्टॉक हुए हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। शहबाज शरीफ सरकार पूरी कौम के लिए कुर्बानी देने जैसी मिसालें दे रही है, लेकिन पाकिस्तान का आम नागरिक पूछ रहा है कि जब सत्ता में आए थे तो उस वक्त भी देश के हालात बेहद नाजुक थे, लेकिन सादगी बरतने का ख्याल 82 अरब रुपए खर्च करने के बाद क्यों आया है? अगर आप मुझे ये कहें कि आपने सादगी इख्तियार करनी है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए अपने उस कैबिनेट के ऊपर जहां 80 बंदे रखे हैं। सिर्फ 6 माह के अंदर इन्होंने 82 अरब रुपए खर्च किए हैं। 82 अरब रुपए 6 माह में खर्च करने के बाद इनको होश आया कि अरे यार यहाँ तो सादगी करनी चाहिए थी, सादगी इख्तियार करें, आप लाइट्स ऑफ करें, मार्केटें 8 बजे आप बंद करें। गरीबों का अभी काम चलना शुरू हो जाता है, लाहौरी रात भर जागते हैं, हमारा आजकल का काम चलता है, हमारा पेट पूजा, लेकिन
उस सिचुएशन को देखें तो कैबिनेट को सबसे पहले कुर्बानी देनी चाहिए। इनके पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, पोर्शे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, और वो तेल खाती नहीं, पी जाती हैं। तो उनकी कुर्बानी क्यों नहीं? भीख मांग के हम तेल ले लेते हैं। लेकिन गलतियों का हिसाब तो देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ सरकार को सत्ता में आए करीब 10 महीने हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में शहबाज के इस्तीफे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। लेकिन अफसोस तो ये है कि पाकिस्तान में सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन मुल्क की किस्मत नहीं बदलती। भीख मांग के तेल ले लें, फ्री में आप इंजॉय करें, और तरस से हम, भूख से हम मर जाएं, प्यास से हम मर जाएं, कपड़े पहनने को हमारे पास नहीं हो, इकोनॉमी हमारी ब्लास्ट कर रही हो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।